अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया। धर्म के आधार पर आरक्षण आने देंगे, ना SC ST OBC के कोटा में कटौती होने देंगे। चुनाव एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है, और ये ऐसा व्यक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है। आप कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए, ये तो बात मैं बताना चाहता हूं सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मर्तबा 20 साल से बुला रहे हैं, एक दफा यहाँ पे नहीं आए और कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए, और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। सर, 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, आज भी मैं कहता हूं कि 2026 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में, आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी, और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। सर, आपको चुनावों के चाणक्य के तौर पे देखा जाता है, जो लोकसभा, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये सवाल मेरे जहन में था, मौका ही नहीं मिला, पूछी दो। हाँ, वो ये कि ये जो बीजेपी ने हवा दी अब की बार 400 पार, आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जवाब करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हम हमेशा नंबर 1 रहते हैं। नहीं, तो जीते तो हम भी है, मगर लक्ष्य तो कोई भी आदमी बड़ा रखेगा यार, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, थोड़े से आप ही के लोग ठंडे पड़ गए, उनको लगा कि चलो मेरा सांसद मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको हराने मोदी जी तो आ ही रहे हैं, अमित भाई तो आ ही रहे हैं। देखो भाई, कई कारण होते हैं जय पराजय का, कई प्रचार ऐसे होते हैं भ्रांति फैलाते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो चुनाव में मैटर करती है। इतना सरलता से यहाँ बैठकर 5 सितारा होटल में निर्णय नहीं हो सकता, गांव की धूल फाकनी पड़ती। आपके लिए सरप्राइज था 240 या आपको वाकई में लग रहा था कि 300 पारी आने वाली? क्योंकि आप कि लोगों के पल्स पे बहुत पैनी नजर रहती है, आप उसको पकड़ते हैं। देखो भाई, मैं मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है, वो चुनाव को लीड करें, मैं उनका साथी हूं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो विजय के विश्वास के साथ जाते हैं, कभी हार जाऊंगा ऐसा सोचकर नहीं जाते, वरना ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है। सर, जब से हरियाणा का नतीजा आया, उसके बाद महाराष्ट्र का नतीजा आया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम में होता है, नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं, तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टॉप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गए, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है, हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न है भैया। और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती है, कोई नहीं गया। इनका एक कल्चर है कि आरोप करो और भाग जाओ, भ्रांति खड़ी करो। आज मैं कहता हूं, ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के नेता आज भी बोले कि आपकी सीटें 240 आई वरना आप बदल देते। उनको मालूम नहीं है 10 साल तक हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शासन करता था, हमने आरक्षण को नहीं छुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण देकर SC ST OBC के आरक्षण को कम करने का काम किया, हमने नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार आज तक मैं दोहराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद सदन में है, हम ना धर्म के आधार पर आरक्षण। अभी प्रक्रिया से जुड़े 2 सवाल और हैं। पहला ये कि आजकल जब पोलिंग खत्म होने को है, 6:30 बजे जो ईसी का डेटा आता है और 11:30 बजे जो आता है, विपक्षी पार्टियां पूछ रही है 5-6% कैसे बढ़ जाता है, पहले तो नहीं बढ़ता था। उनका आरोप यह है कि कुछ आप कर रहे हैं आखिरी के घंटे में कि आखिरी के जो वोट पड़ते हैं वो सारे आपके पड़ते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है? उनके पास बूथ इंचार्ज रहा हुआ कोई व्यक्ति लीडर बना ही नहीं है।
सारे परिवारों से आ गए, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कभी बूथ पर काम नहीं किया है। जब इलेक्शन समाप्त होता है तब पोलिंग स्टेशन की परिधि में जितने लोग अंदर आ जाते हैं वो सभी को 8 बजे 9 बजे जो बजे वो वोटिंग करने का सर्कुलर टीएन सेशन के समय से है। अगर इतना ज्ञान होता है तो सवाल पैदा नहीं होता है। उनका पोलिंग एजेंट भी अंदर होता है, तो तेरा पोलिंग एजेंट तुझे नहीं कह रहा है क्या? पर एक भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये कहते हैं वीवीपैट गिनो, वीवीपैट गिनो। उनको मालूम नहीं है वीवीपैट गिनने का आज भी प्रावधान है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ अमाउंट है, वो भर देते हो तो वीवीपैट गिनी जाती है, 100% गिनी जाती है। पवार साहब ने सभी प्रत्याशियों को अपील करी, कुछ लोगों ने करा भी, वीवीपैट तो 100% मिलान हुआ है। और मैं तो ठीक ही मानता हूं वो वीवीपैट के कारण हारे ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। सच्चे कारण उनको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।